हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए भैया, आज का जो टॉपिक है वो डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक है समलंब चतुर्भुज। तो इसी टॉपिक को हमको डिस्कस करना है। तो आज जो सुबह में क्लास हमारा ऑनलाइन हो रहा था तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से ये क्लास हमको क्या करना पड़ रहा है, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इसके लिए खेत चाहेंगे, कल से हम फिर आपके सामने ऑनलाइन होंगे। तो चलिए भैया, ये जो टॉपिक है समलंब चतुर्भुज, इसका क्या मतलब होता है तो पहले इसके मतलब को समझ लेते हैं, फिर इसके साथ में ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा ही टॉपिक है। चलिए, समलंब चतुर्भुज। सम मतलब समान, लंब का मतलब क्या, लंब का मतलब 90 डिग्री। तो जब समलंब खींचना हो आपको तो क्या करना होगा, दो ऐसी समांतर रेखाएं खींचनी होंगी, एक रेखा और एक रेखा। ये दो रेखाएं आप देख रहे हैं। तो समलंब का मतलब होता है कि सम हो मतलब बराबर हो, और लंब का मतलब ये जो लंब की दूरी है, यानी यहाँ से 90 डिग्री अगर खींच दें तो जब दो रेखाओं के बीच में ये जो लंब आप देख रहे हैं, ये लंब हर जगह क्या हो, एक बराबर हो। जितना यहाँ से यहाँ तक दूरी है वही दूरी यहाँ हो, वही दूरी यहाँ हो। तो ऐसे केस में इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे समलंब। समलंब का मतलब कि सम मतलब बराबर हो, लंब का मतलब ये लंब, जो ये लंब है हर जगह क्या हो, बराबर हो। तो समलंब का मतलब कि दो समांतर भुजाओं की बात होती है। समलंब जब भी कहे तो इसका सीधा मतलब समझिए कि दो समांतर भुजाएं बात कर रहा है। तो जब दो भुजाएं समांतर होंगी तो हर जगह लंब क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समलंब। तो समलंब का मतलब क्या होता है, दो समांतर भुजाएं। जब दो समांतर भुजाएं होंगी तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समलंब। तो चलिए भैया, दो समांतर भुजाएं बना दें। तो अब दो समांतर भुजाओं में से एक बड़ी भुजा कर देते हैं और एक क्या कर देते हैं, छोटी भुजा कर देते हैं। ठीक, तो दो समांतर भुजाएं होंगी और चतुर्भुज है मतलब चार भुजाओं का होना चाहिए। तो एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया। तो इस तरह की आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। अब आप कहेंगे कि सर समलंब चतुर्भुज में क्या ये जो आमने सामने की समांतर भुजाएं हैं वो दोनों बराबर हो सकती हैं? नहीं। अगर आप दोनों भुजाएं बराबर करेंगे तो आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा और ये ऐसे मिलाना पड़ेगा, समझ रहे? तो अब अगर ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, या तो आपका आयत बन जाएगा या तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज में केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं, चारों भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। इसलिए जो आमने सामने की समांतर वाली भुजाएं होती हैं उसमें से एक बड़ा होता है और एक क्या होता है, छोटा होता है। तो ये एक बड़ा भुजा कर देंगे और एक क्या कर देंगे, छोटा भुजा कर देंगे और इनको इस तरह से मिला देंगे। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, समलंब चतुर्भुज। अब मान लीजिए कि ये जो बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है, छोटी भुजा को मान लीजिए बड़ी भुजा ए है और छोटी भुजा क्या है, बी है। और ये जो समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की अगर दूरी मान लीजिए क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मान लीजिए हाइट जो है एच मान लीजिए। ठीक है। तो ऐसे केस में समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये जो समांतर भुजाएं हैं इनको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, यानी a + b। और गुणे इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, h। तो इसी को कहते हैं समलंब चतुर्भुज और इसका क्षेत्रफल यही होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा कि समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी का इतना करके उसका क्या कर देना होता है, आधा। तो तुरंत याद रखें, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो याद रहेगा ये बात। चलिए, ये बात आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, एक बात इसमें और कंफर्म कर लीजिए, क्या चीज़, कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ जाएगी कि जैसे कि ये वाला भुजा आप देख रहे हैं, ये ऐसे डाले हैं, तो ये लंब का मतलब यहीं से नहीं, कहीं से भी आप लंब डाल दीजिए, सब लंब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपने यहीं पर क्यों खींचा, एक किनारे पर खींचेंगे तो वो ठीक रहेगा। ठीक है। और आने वाले समय में जब आगे सवाल बताएंगे तो इसका एक इम्पोर्टेंस और भी आप देखेंगे। तो चलिए, वो सीधे अब हम सवाल में बात करेंगे। तो एक छोटे से सवाल से आपके साथ शुरुआत करते हैं। तो एक छोटा सा सवाल लिखिएगा। ठीक है, सवाल मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, इसके बाद जो है आपको ये क्लास पूरा देखना है। ठीक है। तो भैया, ये पूरा क्लास आप देखिएगा, आपको एक ही वीडियो में पूरा समाधान मिल जाएगा। तो शुरुआत में एकदम सिंपल सवाल लगवाएंगे और लास्ट में चल करके इसके जो टेक्निकल प्रश्न है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए, सब प्रश्न लिखिएगा। चलिए भैया, देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो सवाल है बहुत बेसिक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। क्या है, एक समलंब चतुर्भुज। तो एक समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या है, समलंब
सम मतलब समान हो, लंब मतलब लंब, लंब हर जगह क्या हो, समान हो। तो यानी दो रेखाओं के बीच में लंब हर जगह समान हो, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समलंब। तो समलंब का मतलब दो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, बाकी दो रेखाएं समांतर नहीं होंगी। अब वो जो दो रेखाएं समांतर होंगी उसमें एक बड़ी रेखा होगा और एक क्या होगा, छोटा रेखा। तो कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 18 सेमी और 24 सेमी है। तो एक ठो तो 24 सेमी का है, जो बड़ा वाला है वो कितने सेमी का रख दिया, 24, और एक छोटा वाला है जो कि कितने सेमी का है, 18 सेमी का। ये छोटा वाला हमने कितना सेमी कर दिया, 18 सेमी। कोई डाउट आ गया इसमें, नहीं। अब कह रहा है कि उनके बीच की जो दूरी है, जो दो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच में जो अगर दूरी देखा जाए, दूरी का मतलब क्या, अगर इस रेखा से इस रेखा पर क्या कर दिया जाए, लंब डाल दिया जाए, तो ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच की क्या है, दूरी है, जिसका वैल्यू बताया गया है कितना, 15 सेमी। ठीक। तो आपसे पूछा है कि ये जो समलंब चतुर्भुज होगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ देखिए समलंब चतुर्भुज का मतलब इसमें 4 भुजाएं होनी चाहिए। तो एक भुजा ये, एक भुजा ये हो गया समलंब चतुर्भुज। ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। और अगर आपको दो समांतर भुजाएं और उनके बीच की दूरी मालूम है तो उसका क्षेत्रफल हम बता सकते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कितनी हैं, एक 18 है और एक कितना है, 24 है। समांतर भुजाओं का योग गुणे उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 15 है। अब अगर इसको हल कर लिया जाए तो यही मेरा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं, 18 24 कितना, 42। 1/2 गुणे 42 गुणे कितना, 15। काट देते हैं, 2 से कटेगा, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 के 2। अब आप आपस में इसका क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 15 के 15 5, 15 दूनी 30, 30 1 31, 315 क्या आएगा, सेमी है तो सेमी स्क्वायर। 24 सेमी 18 सेमी है तो क्या आएगा, सेमी स्क्वायर। कन्फर्म है ना बात। तो ये आंसर आ जाएगा सेमी स्क्वायर। तो 315 सेमी स्क्वायर। तो बहुत बेसिक बात हमने आपको बता दिया कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है। अगर आपको क्षेत्रफल निकालने आ गया तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं पूछा जाता है। अब एक सवाल लिखते हैं, सवाल लिखेगा, एक छोटा सवाल और आपके सामने रखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई, एक समलंब चतुर्भुज लिखेगा, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई, जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में, लंबाई में 15 सेमी का अंतर है, 15 सेमी का अंतर। एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में क्या है, 15 सेमी का अंतर है, और उनकी बीच की दूरी, और उनकी बीच की दूरी, और उनकी बीच की दूरी 20 सेमी है, और उनके बीच की दूरी 20 सेमी है। तो उनके भुजाओं की लंबाई बताइए। तो उनके भुजाओं की लंबाई बताइए। लंबाई बताइए। जबकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1750 सेमी स्क्वायर है। ये छोटा सवाल आपके सामने फिर रखा हूं, बताइएगा इसका क्या जवाब होगा। एक छोटा सा प्रश्न है आपके सामने। चलिए
जवाब दीजिएगा, कितना जवाब आएगा। सब कुछ आपको मालूम है समलंब चतुर्भुज के बारे में। ये छोटा सवाल आपके सामने रखा हूँ। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में 15 सेमी का क्या है, अंतर है, और उनके बीच की दूरी 20 सेमी है, तो उनके भुजाओं की लंबाई बताइए, जबकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1750 सेमी स्क्वायर है। सब लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करिए, बताइए मुझे कितना आ रहा है। चलिए भैया आप रोक करके लगाइएगा, फिलहाल मैं समझाने जा रहा हूँ। चलिए देखें क्या कहा हमने, यही तो कहा कि एक समलंब चतुर्भुज है, हम समझ गए। समलंब चतुर्भुज में क्या होगा, दो भुजाएं समांतर होंगी, बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होंगी। तो दो भुजाएं समांतर होंगी, तो कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में 15 सेमी का क्या है, अंतर है। तो यानी कि बड़ा, एक तो बड़ा भुजा होगा, मान लीजिए ये बड़ा वाला भुजा है, और एक क्या होगा, थोड़ा छोटा भुजा होगा, ये छोटा वाला भुजा है, ठीक। तो लंबाई में कितने का अंतर है, समांतर भुजाओं की लंबाई में 15 सेमी का अंतर है। यानी अगर छोटा वाला यक्ष है तो बड़ा वाला कितना होगा, उससे 15 ज़्यादा, तब 15 का अंतर आ जाएगा दोनों में। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। अच्छा, अब इसमें चूंकि 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाओं का मतलब एक भुजा ये ऐसे बना दिया और एक भुजा ऐसे बना दिया, ये 4 भुजाएं हो गई। अच्छा, कह रहा है समांतर भुजाओं के बीच में, कह रहा है उनके भुजाओं की लंबाई बताना है, जबकि कहा है कि उनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेमी है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना बताया गया है, 20 सेमी। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो अगर बीच की दूरी देखा जाए, लंब डाल दीजिए, आप कहीं से भी लंब डाल दीजिए, हम एक किनारे से लंब डाल रहे हैं ना, इसको कितना है, 20 सेमी। और इसका क्षेत्रफल भी बताया गया, क्षेत्रफल इसका कितना बताया गया, क्षेत्रफल है 1750। तो अब आप नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं को जोड़िए, एक यह यक्ष और यह कितना, यक्ष प्लस 15, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यक्ष यक्ष जुड़ करके कितना यक्ष, 2 ठे यक्ष, 2 यक्ष अब प्लस कितना 15, और तो ये समांतर भुजाओं का क्या हो गया, योग, गुणे उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी कितना है, 20 है। तो समांतर भुजाओं का जोड़ 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ इंटू उनके बीच की दूरी, यही समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। कोई डाउट रहेगा इसमें, नहीं। अब देखिए क्षेत्रफल की जगह हम कितना रख सकते हैं, 1750 बराबर 1/2, इसको काट देना, चलिए काट देते हैं, 2 के 2, 2 दहा में 20, और एक काम करते हैं, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, और नहीं गुणा क्या करोगे, एक काम करो ना, ये कट जाएगा, 2x प्लस 15 है, और गुणे कितना है, 10 है ना, तो ये 10 इस 0 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 इस ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 160 बराबर 2x। तो ये 2 से काट देंगे, 2 के 2 और 2 अट्ठे 16, 80, यानी x बराबर कितना, 80। 80 क्या आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आएगा, तो 80 सेमी। यक्स बराबर 80 सेमी होने का मतलब कि उसमें जो यक्स है वो 80 है, और उससे 15 ये ज़्यादा है, तो 80 10 90 90 10 5 95। तो बड़ी वाले भुजा कितना होगा, बड़ी भुजा हो जाएगा यक्स प्लस 15, मतलब 80 प्लस 15 95 सेमी। और ये कौन सी भुजा है, ये छोटी भुजा है, छोटी भुजा। कंफर्म हो गया ना बात, यह छोटी भुजा है और ये वाला बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा और बड़ी भुजा आपसे पूछा था, आराम से हम निकाल सकते थे, कोई डाउट है इसमें, नहीं। चलिए एक सवाल और आपके सामने रखेंगे, लिखिएगा, ये सवाल मिटा दे रहे हैं। एक समलंब चतुर्भुज, लिखे, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में 7 संबंधित 3, 7 संबंधित 3
का अनुपात है, सहसंबंधी 3 का अनुपात है, और उनकी बीच की दूरी, और उनकी बीच की दूरी, और उनकी बीच की दूरी 16 सेमी है, और उनकी बीच की दूरी 16 सेमी है। यदि समलंब का क्षेत्रफल यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 सेमी स्क्वायर है, सेमी स्क्वायर है, यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 सेमी स्क्वायर है, तो समांतर भुजाओं की बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। चलिए भैया, सब लोग लगाएंगे, बहुत आसान काम है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको इसमें मालूम है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आप नहीं जानते हैं। तो लगाने का पहला प्रयास करिए, है ना। अगर नहीं आता तो उसके बाद फिर आप क्या करिए, उसका सोल्यूशन देखिए। पहले वीडियो रोक करके लगाने का प्रयास करिए। चलिए हम लगाते हैं, अच्छा देखते हैं, हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं भैया, छोटा सा प्रश्न है, लेकिन कई लोगों का नहीं भी आया। हाँ बिल्कुल 42 आएगा। देखिए क्या कहा है, हमने कहा है कि एक समलंब चतुर्भुज, जैसे ही कहा कि समलंब चतुर्भुज, सम मतलब समान हो, लंब मतलब लंब, लंब हर जगह समान हो, तो दो रेखाओं के बीच में लंब हर जगह समान होने का मतलब दो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो समलंब चतुर्भुज जैसे ही कहे दो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, और जो रेखाएं समांतर हैं उसमें से एक बड़ा रेखा होगा और एक क्या होगा, छोटा होगा। कन्फर्म है ना। तो दो समलंब चतुर्भुज है, मतलब एक समलंब चतुर्भुज है जिनके भुजाओं, समांतर भुजाओं की लंबाई में क्या अनुपात है, 7:3। तो यानी बड़ी वाली भुजा 7 है, तो छोटी वाली भुजा कितना रखना होगा, 3 रखना होगा। कन्फर्म है ना बात। तो चलिए हम रख देते हैं, ये मान लीजिए ये बड़ी भुजा है और ये क्या है, छोटी भुजा है। ठीक, ये बड़ी भुजा अगर 7 लेंगे तो छोटी भुजा कितना लगना होगा, 3। लेकिन ये अनुपात है, अनुपात कैसे बनता है, अनुपात हमेशा कॉमन चीज़ों को काट के बनता है। यानी कि इस 7 में भी कुछ कॉमन रहा होगा और इस 3 में भी क्या रहा होगा, कुछ कॉमन रहा होगा, दोनों को क्या किया गया है, काट दिया गया है। काटने के बाद क्या बन गया है, अनुपात। जैसे हम कहें कि हमारे क्लास में मान लीजिए कि 7 लड़कियां हैं और 14 लड़के हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कहेंगे, तो अनुपात ऐसे बनाएंगे। अब अनुपात 7 के 7, 7 दूनी 14, दोनों में 7 कॉमन था, 7 काट दिया, तो काटने के बाद तब अनुपात बनता है। बात समझ आएगी नहीं। इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, और जो चीज़ कॉमन था उसका गुणा कर देंगे तो हमको रियल में मालूम हो जाएगा। जैसे कि बड़ी भुजा, आपसे बड़ी भुजा पूछा है ना कि बड़ी भुजा की लंबाई बताइए, तो बड़ी भुजा 7 थोड़ी ना है। अब 7 में से कुछ ना कुछ कटा है, पता नहीं क्या कटा है। जो कटा है वो अगर मालूम हो जाए कि इसमें से 3 कटा है, तो बड़ी भुजा 7 × 21, 4 कटा है तो 7 × 4 28, जो भी कटा होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। तो चलिए भैया, ये इसका मतलब कि हमने मान लिया कि ये कितना है, 7 यक्ष है और ये कितना है, 3 यक्ष है। अब ये इसकी रियल भुजाएं हो गई। चतुर्भुज है इसलिए चारों भुजाएं, इसको हमने क्या किया, मिला दिया। अब ये हो गया हमारा क्या, समलंब चतुर्भुज। करा इनकी बीच की दूरी कितना सेमी है, 16 सेमी। 16 सेमी का मतलब अगर यहाँ से अगर लंब डाल दिया जाए तो ये लंब कितना क्या आ रहा है, 16 का आ रहा है। करा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 है। इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 480। तो करा समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा का लंबाई क्या होगा, यही ना। तो अब बड़ी भुजा का लंबाई पूछ रहा, हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं जोड़िए, 3 ठे यक्ष, 7 ठे यक्ष, कितना होगा, 10 ठे यक्ष, गुणे उनके बीच की दूरी, बीच में दूरी कितना है, 16।
चलिए एक काम करते हैं, क्षेत्रफल की जगह मैं कितना रख सकता हूँ? क्षेत्रफल की जगह 480, तो क्षेत्रफल की जगह 480 बराबर, अभी इसको काट देते हैं, 2 के 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो यानी कि 10 यक्स गुणे कितना 8, यही ना। देखिए ये 0 से कट जाएगा और 8 के 8, 8 छंग 48, यानी यक्स बराबर कितना है? यक्स बराबर 6 है, यानी दोनों जगह से क्या कटा था? 6। तो बड़ी भुजा पूछ रहा, बड़ी भुजा कितना है? 7 यक्स है, तो 7 यक्स का मान कितना होगा? 7 गुणे यक्स की जगह कितना 6, तो 6 सते 42 सेमी। तो छोटी सी बात थी, ठीक है, आसानी से लग जाता। कोई डाउट रहेगा इसमें? नहीं। तो बस ये बहुत आसान सवाल पूछता है। कभी कभी छोटी भुजा ना करके क्या पूछ लेगा? बड़ी भुजा ना पूछ करके क्या पूछ लेगा? छोटी भुजा पूछ लेगा। जैसे एक छोटी भुजा के लिए भी सवाल लिख लीजिए, लिखे एक छोटी भुजा के लिए भी सवाल लिख लेते हैं। लिखे एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लिखिएगा एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेमी स्क्वायर है, 384 सेमी स्क्वायर है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेमी स्क्वायर है। यदि उसकी समांतर भुजाओं का अनुपात, यदि उनकी समांतर भुजाओं का अनुपात समांतर भुजाओं का अनुपात यदि उनकी समांतर भुजाओं का अनुपात 3/5 है और उनके बीच लंब दूरी 12 सेमी है, लंब दूरी 12 सेमी है, तो समांतर भुजाओं में छोटी भुजा ज्ञात करो। तो समांतर भुजाओं में छोटी भुजा ज्ञात करिए। फिर से एकदम छोटा सा वही सवाल बोल दिया हूं जो इसके पहले था, बस प्रैक्टिस के लिए। चलिए बता दीजिए कितना आएगा? 24। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही जवाब है 24। हाँ बिल्कुल सही जवाब। 1 करोड़ का सवाल था। हाँ 1 करोड़ वाला। चलिए छोटा सा सवाल था। क्या सवाल है? एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेमी स्क्वायर है। तो जैसे ही कहा समलंब चतुर्भुज, तुरंत हमारे दिमाग में आ गया सम मतलब बराबर हो, लंब मतलब लंब, लंब हर जगह बराबर होने का मतलब 2 रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। तो समलंब चतुर्भुज का मतलब कि 2 रेखाओं का आपस में समांतर होना। तो 2 रेखाएं समांतर होंगी तो एक बड़ा रेखा होगा और एक क्या होगा? छोटा। तो बड़ा वाला रेखा और ये छोटा वाला रेखा, बड़े और छोटे रेखाओं के बीच में अनुपात क्या दिया है? करा यदि उनकी समांतर भुजाओं का अनुपात 3/5 है, यानी छोटा वाला अगर 3 है तो बड़ा वाला कितना है? 5। तो ये तो रियल में नहीं है, ये तो अनुपात है। यानी अनुपात में क्या हुआ? दोनों में से कुछ ना कुछ कटा है, पता नहीं क्या कटा है। तो हमने कहा लिया कि इसमें से यक्स कटा है, इसमें से यक्स कटा है। तो 3 यक्स छोटी भुजा, 5 यक्स बड़ी भुजा। अब ये चूंकि चतुर्भुज है तो इसमें क्या करिए? इनको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। ये हो गया हमारा क्या? चतुर्भुज। अब ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज।
और उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है? लंब दूरी बताया गया है 12। तो यहाँ से अगर हम लंब डालें तो ये लंब दूरी कितना है? 12 है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी बता दिया गया था। क्षेत्रफल कितना बताया गया था? 384। ठीक, तो इसमें से आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है छोटी भुजा का लंबाई बताइए, यानी 3x का मान क्या किया गया है? पूछा गया, यही तो पूछा गया है। तो चलिए बस हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। क्षेत्रफल निकलता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा में 3x यहाँ और 5x यहाँ, 5 3 8x। तो 8x और गुणे उनके बीच की दूरी, बीच में दूरी कितना है? 12। चले 2 के 2 और 2 छक 12। और क्षेत्रफल की जगह कितना रखना है? 384। 8x गुणे कितना? 6। काट देते हैं, 6 से कट जाएगा क्या? 6 के 6, 6 4 के 36, 2 बचेगा और 6 चौक के 24। अब 8 से भी कट जाएगा, 8 के 8, 8 अट्ठे 64। यानी x बराबर हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। 8 होने का मतलब कि 3x का मान पूछा है। 3 गुणे कितना? 8। कितना सेमी? 24 सेमी। तो उसमें से छोटी वाली भुजा कितनी है? 24 सेमी की है, नो डाउट। चलिए, तो एकदम आसान बात आपसे किया था मैंने। अब इसी में थोड़ी सी बात बदल देते हैं। क्या करते हैं? थोड़ी सी बात बदल देते हैं। चलो एक छोटा सा सवाल और लिखते हैं। अब ये जो बात बताने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये जो बात बताने जा रहे हैं यहीं से सवाल पूछा जाता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना। चलिए सवाल लिखते हैं। लिखिए, एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 34 सेमी, 34 सेमी और 48 सेमी है। और 48 सेमी है। और अन्य दोनों भुजाओं की लंबाई और अन्य दोनों भुजाओं की लंबाई और अन्य दोनों भुजाओं की लंबाई 25 सेमी है। 25 सेमी है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। बीच की दूरी बताइए। चलिए, अब ये सवाल जो पूछता है ना, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यही सवाल आपको हो सकता है थोड़ा सा परेशान करता है। इसको मिटा रहे हैं कि लग गया है? लगा लीजिएगा, नहीं लगा है तो। चलो ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए मैं बता रहा हूँ। एक देखो, यहाँ पर ना बड़ा आसान बात होता है, लेकिन थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, बहुत आसान काम है। चलिए छोड़ दीजिए लगाना। अरुण आया क्या? आ गया? चलिए हम भी देखते हैं। मुझसे कहा गया कि एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज हम समझ गए कि दो भुजाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी, और बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होंगी। तो जो दो भुजाएं समांतर, उसमें एक बड़ी भुजा होगा, एक छोटी भुजा होगा। तो कहा कि समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 34 सेमी और 48 सेमी है। तो एक जो बड़ा वाला भुजा है वो कितना है? 48 का। चलो यहीं नीचे बना रहा हूँ।
बड़ा वाला भुजा कितने का है? 48 का। और इसमें एक छोटा भुजा है जो कि कितने का है? 34 का। हो गया? तो एक समलंब चतुर्भुज हो गया। अब समलंब चतुर्भुज कैसे बनेगा? ये देखिए 48 का भुजा है और ये कितने का है? 34 का। समलंब कैसे बनेगा? यहाँ से ऐसे मिला देंगे और यहाँ से ऐसे मिला देंगे। अब ये हो गया हमारा क्या? समलंब चतुर्भुज। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। तो कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज, इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 34 सेमी और 48 सेमी है, और अन्य दोनों भुजाओं की लंबाई 25 सेमी है। इसमें दो भुजा और बच गया है और उनके भुजाओं की लंबाई कितनी है? 25। 25 का मतलब ये भी 25 है और दूसरा का भुजा भी क्या है? 25। तो ये 25 है, यानी इसका वैल्यू 25 है और इसका भी वैल्यू क्या बताया गया है? 25। ठीक, हमने आपको शुरू में ही कह दिया था कि अगर इन भुजाओं का जिक्र करे तब तो ठीक है, अगर नहीं भी करेगा तो आप इसको बराबर मान के चलेंगे। ठीक है, बात समझ कि नहीं? जब वो कहेगा कि ये भुजा छोटा है, ये भुजा बड़ा है, तब वो अलग बात होगी ना। तो चलिए 25-25 यहाँ दिया ही है कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अच्छा, अब देखिए तो आपसे क्या कहा है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताना है। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ये समांतर भुजा, ये समांतर भुजा, यहाँ से अगर इस पर लंब डाल दिया तो ये बीच की दूरी होगी। तो लंब एक किनारे से डाला करिए, ये यहाँ से। यही समांतर भुजाओं के बीच की क्या है? दूरी है। कंफर्म हो गया ना बात? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये लंबाई निकालने के लिए ये वाला त्रिभुज आपको देख रहे हैं? अगर इस त्रिभुज में देखें तो ये 90 डिग्री का कोण है और 90 के सामने का ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? कर्ण है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? आधार है। और ये क्या है? लंब है। लंब की वैल्यू हमने h मान लिया, तो यही h का मान आपको बताना है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम हो जाए तो इस त्रिभुज में कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग करके हम निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो हैया वाली दूरी निकालना मेरा मेन टारगेट है। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ से भी ऐसे लंब डाल दूँ, ठीक, तो ये पूरा का पूरा 34 है, तो ये भी कितना होगा? 34 ही होगा ना। और पूरा यहाँ से यहाँ तक 48 है, जिसमें से इतना क्या है? 34 है। तो 48 में अगर 34 हटा दें, 48 में से 34 घटा दें, 48 में से अगर ये 34 घटा दें तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। यानी कि यह वाला लंबाई प्लस ई वाला लंबाई जोड़ करके कितना है? 14 है। अब देखिए, चूंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कि ये वाली लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या है? बराबर ही है। ठीक है, क्यों बराबर है? अब देखिए, जाहिर सी बात है कि जैसे ये छोटा बड़ा नहीं है ना, तो इसका मतलब वो बराबर ही होगा। अगर छोटा बड़ा होता तब जाके कम बेसी होता। तो अब 14 में 2 हिस्सा लगेगा, आधा हिस्सा इसको मिलेगा, आधा हिस्सा इसको। तो इसका कितना पड़ेगा? 7 इसका, 7 इसका। यानी ये वाली जो लंबाई आप देख रहे हैं ये कितना है? 7 है। कंफर्म हो गया ना बात? कोई डाउट है क्या इसमें? अरे पूरा पूरा 48 था, जिसमें से इतना 34 था, 34 हटा दिया 48 में से, बचा 14 थे। अब 14 में से 7 हिस्सा इसका लगेगा, 7 हिस्सा इसका। तो ये वाली लंबाई कितनी हो गई? 7 हो गई। अब इस त्रिभुज में हम देखें तो इस त्रिभुज में मैं कह सकता हूँ कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। तो कर्ण की जगह कितना है? 25। 25 का वर्ग बराबर आधार में कितना है? 7 का वर्ग धन लंब में कितना है? लंब में यही ऊंचाई h है, h का वर्ग। यही h हमको चाहिए। इसी h का मान हमसे क्या किया गया था? पूछा गया था। चलिए, तो 25 का वर्ग कितना? 625 बराबर 7 का वर्ग 7 7 49 प्लस h स्क्वायर। ये इस इधर आके घटेगा, तो चलिए घटाइए। 500 कितना बचेगा? 576 बराबर h स्क्वायर। 49 इधर आके घटा लीजिएगा इसमें से। अब चलिए 576 कितने का वर्ग है? 24 का वर्ग है ना। 24 का वर्ग 576। ध्यान रखिएगा, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। तो ये याद रखना है आपको। चलिए, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी 24 क्या आ जाएगा? सेमी। ठीक, कोई डाउट रह गया इसमें? तो कभी भी ये वाली लंबाई निकालना हो तो क्या करो? पूरा का पूरा लंबाई में से ये वाला लंबाई घटा दो, तो जो बच जाएगा उसका आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये। काम हो गया। तो यहाँ से सवाल कभी कभी पूछता है तो आपको तब कभी कभी दिक्कत हो सकता है ना। चलिए, इसी से रिलेट करके एक सवाल और देखेंगे और उसमें थोड़ा सा हम डिफिकल्टी वैल्यू और क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलिए,
चलिए भैया अगला सवाल लिखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ये हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत करे। लिखिए एक समद्विबाहु एक समद्विबाहु एक समद्विबाहु एक समद्विबाहु समलंब का एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 सेमी स्क्वायर है। 176 सेमी स्क्वायर है और 176 सेमी स्क्वायर है और ऊंचाई इसकी समांतर भुजाओं के योग का ऊंचाई इसकी समांतर भुजाओं के योग का समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। 2/11 है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? विकर्ण की लंबाई क्या होगी? चलिए छोटा सा ही प्रश्न है, आपको बता देना है इसका जवाब। विकर्ण की लंबाई क्या होगी? चलिए लगाने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा सवाल है। पहले आप प्रयास करिए फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिए भैया हम देखते हैं कि क्या परेशानी हो रहा है इसमें। देखो सवाल बहुत आसान है, छोड़ दीजिए लगाना छोड़िए। अब हम देख लेते हैं। देखिए पहले मूल बात समझिए, एक समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर और द्विबाहु मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। एक समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल, समद्विबाहु हो साथ में वो क्या हो? समलंब। समलंब कैसे होगा? जब दो भुजाओं के बीच में अंतर एक जगह हो, एक समान होगा तो समलंब होगा, यानी दो भुजाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। तो जो दो भुजाएं आपस में समांतर हैं उसमें से क्या है? एक भुजा बड़ा है और एक भुजा क्या है? छोटा है। तो चलो बड़े भुजा को, ये बड़ी भुजा हो गई, ठीक, और इसमें से ये क्या हो गया? एक छोटा भुजा हमने कर दी। ओके, कोई डाउट रहेगा इसमें? इसमें एक बड़ी भुजा हो गई और एक क्या हो गई? छोटी भुजा हो गई। ये हो गया। और बाकी दो जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो चलो बराबर करते हैं। ये दो भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। एक बड़ी भुजा हो गई, एक छोटी भुजा हो गई, जो आपस में क्या है? समांतर हैं। कंफर्म हो गया ना बात? करें एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 सेमी स्क्वायर है। चलो भैया इसका क्षेत्रफल हमको मालूम है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 176 सेमी स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल की जरूरत आएगी इसकी तो 176 सेमी स्क्वायर रखेंगे। और ऊंचाई, ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, जो समांतर भुजाओं के बीच में जो दूरी है, यही तो इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये ऊंचाई, इस ऊंचाई का मान कितना है? ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, इस ऊंचाई का मान, जो ये हाइट है, इसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। समांतर भुजाओं को जोड़ करके उसका क्या कर लीजिए? 2/11 कर दीजिए, आपको ऊंचाई क्या होगा? मालूम हो जाएगा। कंफर्म करा। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है, जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई का अनुपात क्या है? 4 और 7 का।
तो 4 का मतलब जो छोटी भुजा है वो कितना है 4x, और जो बड़ी भुजा है वो कितना है 7x। भुजाओं में लंबाई 4 और 7 का है, कंफर्म है ना बात। तो अब ये ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई जो h का मान है वो क्या है, समांतर भुजाओं के योग का 2/11, ये ना। तो समांतर भुजाओं के योग का 2/11 ऊंचाई है। तो समांतर भुजाएं जोड़ दीजिए, समांतर भुजाएं एक है 4x, एक है 7x है। तो 4x प्लस 7x, इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके उसका क्या कर लीजिए 2/11 कर लीजिए। यही समांतर भुजाओं के योग का 2/11 गुना ही क्या है ऊंचाई है। तो यच मालूम हो जाएगा कि नहीं, कोई डाउट रह गया इसमें, नहीं। चलिए, तो यच बराबर क्या होगा 7 4 11, 11x गुणे 2/11, 11 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यानी यच का जो लंबाई यच बराबर कितना आएगा 2x। यानी ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है 2x है। कोई डाउट रह गया इसमें, नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसका अगर रियल में भुजा मालूम करना हो, इसका रियल में भुजा मालूम करना हो, ठीक है, तो यक्स का मान तो निकालना ही पड़ेगा। तो यक्स का मान निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल। हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 176, और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाओं को जोड़िए, 7x 4x 11x गुणे उनके बीच में दूरी कितना है 2x, ये यही होगा ना। और क्षेत्रफल की जगह हम कितना रख देंगे 176। तो 176 बराबर 1/2, या ये 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए ना। तो क्या आएगा 11x गुणे फिर क्या यक्स, यहाँ का यक्स 11 से देखिए कट जाएगा क्या, 11 के 11 6 बचेगा, 11 छक्का 66। अब यहाँ पर देखिए यक्स क्या हो गया यक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 16, यानी यक्स बराबर क्या 4। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। यानी कि ये 4 चौके 16, ये वाली लंबाई कितनी है 16 है, और ये क्या है 4 7 28, ये पूरी लंबाई कितनी है 28 है। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। ये पूरी लंबाई है 28। अच्छा, अब एक बात और कह रहा है, विकर्णों की लंबाई क्या होगी। विकर्ण मतलब एक कोने से दूसरे कोने की दूरी, यही ना विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई पूछा है, मतलब कि एक कोने से दूसरे कोने की दूरी पूछा है। तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक, एक कोने से लेके दूसरे कोने के तक की बीच की दूरी, यही है क्या विकर्ण। और यही विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यही आपसे क्या किया गया है पूछा गया है। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए ये देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला समकोण त्रिभुज में कर्ण वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो लंब कितना होगा, ये 2x लंब है, और 2x का मान कितना निकाला है 4। तो 4 गुणे 2 का मतलब 8, यानी ये वाली लंबाई तो कुल 8 है। ये लंबाई कितनी है 8 है। अब ये वाली लंबाई मालूम हो जाए तो मेरा काम बन जाए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक 28 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 28 है, और ऊपर का यहाँ से यहाँ तक कितना है 16 है। तो अगर हम देखें तो यहीं से अगर हम ऐसे लंब डालें, अगर तुम इसमें से ऐसे लंब डालोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर आप लंब डालोगे तो ये 16 है तो यह 16 होगा। ध्यान देना, 28 पूरा का पूरा 28 है, जो उनमें से इतना क्या है 16 है, क्योंकि ये 16 है तो यह वाला 16 होगा ना। तो पूरे 28 में से हमने क्या किया 16 घटा दिया, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 12 बचेगा। 12 होने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 6 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 6 है। बात समझ आ गया कि नहीं। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया 6 हो गया, ये हिस्सा 6 हो गया, ठीक। अब देखो पूरा का पूरा 28 है, जिनमें से कि इतना बड़ा ये क्या है 6 है। तो पूरे 28 में से ये 6 हट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का कुल हिस्सा कितना आएगा 22 आएगा। तो ये वाला जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो लंबाई है ये कितना आ गया 22 आ गया। कंफर्म हो गया ना बात। ये वाला हिस्सा कितना आ गया 22, और ये वाला हिस्सा कितना है 8, और ये वाला हिस्सा क्या किया है पूछा है। तो हम जान गए कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग।
तो कर्ण का वर्ग, अब इसकी जरूरत नहीं तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। चलिए कर्ण का मतलब यही विकर्ण, विकर्ण का वर्ग। आधार में कितना है, आधार में यहां से यहां तक क्या है 22, 22 का वर्ग धन लंब, लंब में कितना है 8। चलो या अब इसको चलिए हल करते हैं। 22 का स्क्वायर कितना 484, 8 का वर्ग 64, जोड़ लीजिए 548। यही क्या हो गया विकर्ण का वर्ग। अब देखिए तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर यही चीज़ क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा। यह स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, कंफर्म हो गया ना। अब देखो 548 अंडर रूट 548 यही आंसर हो गया। या तो अब देखिए ये और छोटा हो सकता है क्या, तो अगर इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या, देखिए 4 का भाग जा रहा है, 4 के 4 1 बचेगा और 4 3 12 2 बचेगा, 4 7 28, यानी 137 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि 4 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 137। ये एक सेमी में है कि किस में है, सेमी में है। इतना क्या होगा सेमी, यही क्या होगा हमारा विकर्ण होगा। तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी 2 अंडर रूट 137, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर ये यश का मान हमने निकाल ही लिया था। यश का मान कैसे निकाला था हमने, समांतर भुजाओं के योग का, यानी कि 4x प्लस 7x का कितना था 2/11 था। तो इसी से यच बराबर हमने क्या निकाला था 2x। ये यहाँ का मिटा दिया था तो वहाँ लिख दिया, ठीक है। कन्फर्म हो गया नहीं बात। तो बहुत आसान सवाल था। इसका सवाल क्या करेगा परीक्षा में, इसी तरह का कंपैरिजन करके पूछ लेगा, लेकिन बेसिक बात आपको मालूम होना चाहिए। बेसिक बात देखो, यहाँ से कभी भी ये वाली लंबाई में से ये लंबाई निकालना हो तो पूरे के पूरे लंबाई में से पहले इतना घटा दो ना, जो बचेगा उसमें से आधा आधा कर दो तो ये वाला हिस्सा क्या होगा मालूम हो जाएगा। कन्फर्म होगा ना बात। चलिए एक सवाल लास्ट एंड फाइनल आज के क्लास का रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आपसे क्या होता है थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। चलिए सवाल वो भी रख देते हैं आपके सामने, लिखिएगा। चलिए प्रश्न लिखिएगा ABCD, लिखे ABCD। ABCD एक AD और BC समांतर भुजाओं वाला समांतर भुजाओं वाला समलंब है। समांतर भुजाओं वाला समलंब है। ई भुजा BC पर एक बिंदु है। ई भुजा BC पर एक बिंदु है। आगे लिखे ABCD और AED के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल पूछेगा ना तब भी आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। आप लगाने का प्रयास करिए, फिर मैं देखता हूं। चलो भैया हम देख लेते हैं, फिर कोशिश करना चाहिए था ऐसे। चलिए भैया कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। फिलहाल चलिए हम कोशिश करते हैं। करें ABCD एक
AD और BC समांतर भुजाओं वाला समलंब है, यानी एक समलंब चतुर्भुज बनाना है ना। कैसा समलंब चतुर्भुज होना चाहिए? AD और BC समांतर भुजाओं वाला। एक के भुजा जो है AD है और एक के भुजा क्या है? BC है। तो दो समांतर भुजाओं की लंबाई आपको बताया है, एक भुजा है AD और एक भुजा है क्या? BC। तो दो भुजाएं खींच देते हैं, कोई डाउट है क्या इसमें? तो चलो एक बड़ी भुजा होगी एक छोटी भुजा। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो नहीं पता है, तो चलिए हम अपने मन से ही खींच देते हैं। एक इसमें बड़ी भुजा छोटी भुजा बना देते हैं और एक हम क्या बना देते हैं? थोड़ा बड़ा भुजा। ठीक, एक भुजा का नाम रखना है AD और एक भुजा का नाम क्या रखना है? BC। ठीक, कंफर्म हो गया। और इसको ऐसे मिलाने के बाद जो समलंब चतुर्भुज बनेगा उसका नाम क्या होना चाहिए? ABCD। तो देखते हैं नाम सही है कि नहीं। ABCD बिल्कुल नाम सही है और घूम के भी है, चक्री क्रम में है। कोई डाउट है क्या इसमें? है ऐसे घूम के पूरा होना चाहिए, ऐसे कैसे रख पाओगे? ऐसे नहीं रख पाएंगे। अरे वो तो साफ साफ करा है कि एक भुजा AD है और एक भुजा क्या है? BC है। दो भुजाएं हो गई और जब ऐसे मिलाएंगे तो अब सक्रिय क्रम में नाम होना चाहिए ABCD। सही है, कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। अब देखिए ABCD एक AD और BC समांतर भुजाओं वाला क्या हो गया? समलंब हो गया। ABCD AD और BC समांतर भुजाओं वाला क्या हो गया? एक समलंब हो गया। फिर कह रहा है E भुजा, E जो E पॉइंट है भुजा BC पर एक बिंदु है। E जो है कहाँ पर है? BC पर एक बिंदु है। तो भैया BC यही है, BC पर एक पॉइंट आप ले लीजिए, जिस पॉइंट का नाम क्या रखना है? E रखना है। अब आप कहीं भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है ना, चाहे जहाँ ले लीजिए। कहाँ लें? जहाँ आप जहाँ कहें आप। चलिए यही टन ले लेते हैं, कहीं पर भी एक जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम क्या है? E है। करा E भुजा BC पर क्या है? एक बिंदु है। कहीं भी एक बिंदु हमने क्या लिया? BC पर एक बिंदु ले लिया E। अब आपसे क्या करा है? करा है कि ABCD कौन है? ABCD यानी समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है। तो ABCD और AED का मतलब A से E तक आना है, तो E से फिर कहाँ जाना है? D। तो AED का मतलब कि इसकी बात हो रही है, यही क्या है? AED है। कंफर्म हो गया ना। AED के क्षेत्रफल का क्या पूछा है? अनुपात। तो सबसे पहले आपको ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए ABCD का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद किसका क्षेत्रफल निकालना है? AED का क्षेत्रफल निकाल करके उसका क्या बना देना है? अनुपात। वही अनुपात आपसे क्या किया है? पूछा है। तो मुझे बताइए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। 1/2 समांतर भुजाएं कौन है? एक AD है और एक कौन सा है? BC है। तो AD प्लस क्या? BC। समांतर भुजाओं का योग करके क्या करना है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का गुणा करना है। अब बताइए इस भुजा और इस भुजा के बीच की दूरी कितनी होगी? भैया यहां से एक लंब डाल दिया जाए ऐसे, यही जो है क्या है? यही ऊंचाई होगी H। ओके, कंफर्म हो गया ना बात। तो ये ऊंचाई कितना? H। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का मतलब क्या है? समांतर भुजाओं के बीच में आप लंब डाल दीजिए, यही दूरी है। कंफर्म है ना बात। चले अब हम बात करें AED का क्षेत्रफल। तो AED क्या है? एक त्रिभुज है और त्रिभुज में उसके आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार में कितना है? त्रिभुज का आधार यही AD है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे क्या? आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार में AD है और ऊंचाई इसकी कितनी है? यही H इसकी क्या है? ऊंचाई है। अब यही इसका क्या बन गया? अनुपात बन गया। अब यहाँ देखिए H से क्या होगा? कैंसिल। और 1/2 से क्या होगा? कैंसिल। तो जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा? AD प्लस BC। अनुपात क्या? AD। यही अनुपात हो गया। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे,
कि AD प्लस BC बटे AD। अनुपात ऐसे लिखे, चाहे अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो दोनों ही आंसर क्या है, कैसे भी आप कर सकते हैं। AD प्लस BC बटे AD कह सकते हैं, या AD प्लस BC अनुपात AD, यही अनुपात बनेगा। कन्फर्म हो गया ना बात। तो यही ऐसे कभी कभी इस तरह से करके सवाल पूछ लेता है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो अब समलंब चतुर्भुज में हर एक तरह की बात हमने क्या किया, आपसे कर लिया। अब समलंब चतुर्भुज में उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम वीडियो में ले लेते हैं आपसे क्या विदा, और अब अगले दिन फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। किसी कोई तकलीफ नहीं, हाँ, राधे राधे। चलिए भैया, राधे राधे, एक नया शब्द जोड़ देते हैं। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू।